हेलो एवरीबॉडी। हमारा आज का टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और ये स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटी को लेकर है, जो कि इंडियन सोसाइटी में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है। एंड दिस टॉपिक वुड बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी एज वेल एज द स्टूडेंट्स ऑफ सिविक्स। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम सबसे पहले बात करें डाइवर्सिटी की। हेलो एवरीबॉडी, हमारा आज का टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और ये स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटी को लेकर है, जो कि इंडियन सोसाइटी में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है। एंड दिस टॉपिक वुड बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी एज वेल एज द स्टूडेंट्स ऑफ सिविक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें डाइवर्सिटी इन इंडिया की, इंडिया में किस टाइप की डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी या वेरिएशन। तो इंडिया में किस किस टाइप की वेरिएशन हमें मिलती है, किस किस टाइप की डिफरेंसेस हमें मिलते हैं? तो यहाँ पे हमें जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी मिलती है, कल्चरल डाइवर्सिटी मिलती है, रिलीजियस डाइवर्सिटी मिलती है, रेशियल डाइवर्सिटी मिलती है, लिंगुअल डाइवर्सिटी मिलती है, कास्ट डाइवर्सिटी मिलती है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटीज़ हमें यहाँ पे मिलती है, वेरिएशंस मिलती है इंडिया में। सबसे पहले अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होता क्या है? तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी मींस टोपोग्राफी के बेसिस पे या ज्योग्राफिकल एरियाज़ के बेसिस पे या डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेसेस हैं उनके बेसिस पे जो हमें वेरिएशंस मिलती हैं, उसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो एज़ वी नो दैट इंडिया बहुत ही एक डाइवर्स कंट्री है। हमें यहाँ डिफरेंट टाइप के लैंडस्केप्स मिलते हैं। लाइक यहाँ पे हमें माउंटेन्स में मिलते हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे हाई लॉफ्टी माउंटेन्स मिलेंगे जो कि स्नो से कवर्ड रहते हैं। लाइक हिमालयन रेंजेस है, पीर पंचाल रेंज है, आपका धौलाधर रेंज है ना, जो ग्रेटर हिमालयाज़ है जिसमें लद्दाख आता है, या जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे माउंटेन पासेस हमें मिलेंगे, माउंटेन रेंजेस मिलेंगे। तो एक तो हमें ये मिलेंगे, फिर हमें प्लेटूज़ मिलेंगे, लाइक डेक्कन प्लेटू साउथ में है। प्लेन्स मिलेंगे, लाइक गैंजेटिक प्लेन है। डेजर्ट्स मिलेंगी, जैसे कि हमें पता है कि थार डेजर्ट राजस्थान में। रेन फॉरेस्ट मिलेंगे हमें, जैसे जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पे हमें रेन फॉरेस्ट्स मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, लाइक राजस्थान में जयपुर जो एक एरिया है राजस्थान का, बड़ी कम बारिश होती है। फिर हमें कुछ ऐसी भी प्लेसेस इंडिया में मिलेंगी जहाँ पे एनुअली बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लाइक चेरापूंजी है ना। माउसन मौसनवरम जो एक प्लेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना। तो इसी तरह से इंडिया की जो टोपोग्राफी है वो बहुत ही डिफरेंट है, और यही चीज़ जो इंडिया को है एक यूनिक बनाती है ज्योग्राफिकल वे से भी, कि इतनी ज़्यादा वेरिएशन है यहाँ पे। फिर अगर हम रेशियल डाइवर्सिटी की बात करें, तो रेशियल डाइवर्सिटी होता क्या है? हम सबको पता है कि हम जो हैं एक जीन्स से बने हैं। जेनेटिक मेकअप जो हमारा है वही हमारी शक्ल सूरत डिफाइन करता है ना। हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, लाइक डीएनए है, आरएनए है, तो यही हमें डिफाइन करता है कि हमारा हाइट स्ट्रेचर कैसा होगा, हमारा फिज़िकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारी आइज़ का कलर कैसा होगा, हमारा हेयर का टेक्सचर कैसा होगा, हमारे हेयर स्मूथ होंगे या करली होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है, स्किन कलर हमारा जो है वो ब्लैक होगा, लाइट होगा, ये क्या, या ब्राउन होगा, कैसा होगा, ये सब चीज़ें जो है ये हमारी रेस डिफाइन करती है कि हम किस रेस से बिलोंग करते हैं, है ना। तो पूरे वर्ल्ड में हमें कुछ मेजर रेसेस मिलती हैं, जैसे कि हमें मंगोलॉयड रेस मिलती है, कॉकोसाइड रेस मिलती है। जैसे मंगोलॉयड रेस जो है वो सेंट्रल एशिया में आपको मिलेगी, इंडिया में भी मिलेगी। कोकोसाइड रेस आपका जो कज़ाकिस्तान, दर्दिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान वाला जो एरिया है ना, कॉकेशियन माउंटेन्स जहाँ पे हैं, तो वो कॉकेशियन रेस हो गई। फिर नॉर्डिक रेस हमें मिलती है, येलो रेस मिलती है हमें जो यूरोपियन रेस है ना। नेग्रोइड रेस मिलती है जिनको नेग्रिटो भी बोलते हैं, जो कि ब्लैक्स हैं, अफ्रीकन कंटिनेंट में हमें ज़्यादातर मिलती है। तो इसी तरह से इंडिया में भी हमें काफ़ी डिफरेंट टाइप की रेसेस मिलती है ना। एक एथनोग्राफर थे जिनका नाम हर्बर्ट रिसले था, उन्होंने इंडियन रेसेस को 7 टाइप्स में क्लासीफाई किया, और इन रेसेस का नाम था टर्को ईरानियन, इंडो आर्यन, सीथो ड्राविडियन, आर्यो ड्राविडियन, मंगोलो ड्राविडियन,
मंगोलाइड और द्रविडियन रेस। उससे पहले भी 1931 की जो सेंसस हुई थी उसमें भी इंडिया की रेशियल डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब किया गया था और क्लासिफाई किया गया था कि किस टाइप की रेसेस होती हैं। नेग्रिटो रेस का बताया गया था, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड, मेडिटेरेनियन और वेस्टर्न ब्रेसिफेल्स और नॉर्डिक रेस का 1931 की सेंसस में डिस्क्राइब किया गया था। जैसे हम जानते हैं यहाँ पे जो एक काफ़ी सारे एक सोशलॉजिस्ट भी रहे हैं, जैसे बी एस गुहा रहे हैं, उन्होंने भी क्लासिफाई किया था इंडिया की रेशियल डाइवर्सिटी को। तो उन्होंने भी इन्हीं रेसेस की बात की थी, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड, मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न ब्रेफिसल्स, नॉर्डिक रेस, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट ने डिफरेंटली इनको डिफ़ाइन किया है, लेकिन जो मेजर जो सोशोलॉजिस्ट हैं जो एग्री करते हैं कि यहाँ पे जो नेटिव जो इंडियंस थे, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडियन इंडिया थे, वो कौन थे? वो द्रविडियन थे, मतलब साउथ इंडियन पीपल। उसके बाद अगर हम लिंगुअल डाइवर्सिटी की बात करें, लिंगुअल डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज किस किस टाइप की। तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। यहाँ पे एक होता है भाषा, एक होती है बोली, ठीक है। भाषा होता है आपकी लैंग्वेज, जो कि आप जो लैंग्वेज आप बोलते हो। बोली होती है वो जो डायलेक्ट आप बोलते हो, उस डायलेक्ट वो डायलेक्ट चेंज होता रहता है। लाइक हिंदी ही है तो हिंदी एक भाषा में आएगा, लेकिन बोली नहीं आएगा। बोली उस हिंदी में कुछ वर्ड्स चेंज होंगे, कुछ कुछ किलोमीटर्स के बाद कुछ अलग अलग विलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोली जाएगी, उस हिंदी के कुछ वर्ड्स डिफरेंट होंगे तो उसे हम बोली बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 8th शेड्यूल है जिसमें लैंग्वेजेस की बात की गई है, उसमें 18 लैंग्वेजेस थी पहले, अब 22 हो गई हैं, है ना। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में। और एक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भी हुआ था, ये 1894 से 1903 के बीच में हुआ था, और इसको लीड किया था सर जॉर्ज अब्राहम ग्रेयरसन ने। और इन्होंने क्या बताया था कि इंडिया में 179 लैंग्वेजेस हैं और 544 डायलेक्ट्स हैं। लेकिन इन्होंने कुछ जो माइनर जो लैंग्वेजेस हैं, जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, उन्होंने उनको ऐड नहीं किया था, उनको निगलेक्ट किया था। और फिर हमें कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी मिलती हैं जो कि ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, जिनके कम स्पीकर्स हैं, लेकिन उनको एक ऑफिशियली एक ऑफिशियल डेटा में रखा नहीं गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं निगलेक्ट होती हैं। तो इट मीन्स इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। जो मेजर लैंग्वेजेस इंडिया की हैं वो एक कुछ फैमिलीज से बिलोंग करती है। जो मेजर फैमिलीज वो इंडो आर्यन है, द्रविडियन है और इंडो तिब्बतन बर्मीज़ लैंग्वेजेस हैं। सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है जो लैंग्वेज जिस फैमिली के, वो इंडो आर्यन लैंग्वेज है, जिसमें आपके हिंदी आती है, बंगाली आती है, पंजाबी भी आती है उसी में, हरियाणवी, है ना। जो देवांगरी स्क्रिप्ट की जो लैंग्वेजेस हैं वो इंडो आर्यन में ही आती हैं। फिर आपकी द्रविडियन लैंग्वेजेस जैसे मलयालम होगी जो कि केरला में बोली जाती है, फिर तेलुगु होगी, तमिल होगी जो तमिलनाडु में बोली जाती है ना। और इसी तरह से कन्नड़ लैंग्वेज हो गई, ये द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं। और जैसे तमिल लैंग्वेज बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड लैंग्वेज भी इसे बोलते हैं हम, है ना। तो और सबसे ज़्यादा स्पीकर्स जो इंडिया में किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? इंडो आर्यन ग्रुप से। उसके बाद अगर हम रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करें, तो इंडिया में आपको ऑलमोस्ट हर एक रिलीजन के लोग मिलेंगे। जो मेजर रिलीजन्स हैं लाइक इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, हिंदुज़म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म, सिखिज़्म, ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन, सभी रिलीजन्स के लोग आपको इंडिया में मिलेंगे। ऑल्दो यहाँ पे जो हिंदूज़ हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू 2011 की जो सेंसस हुई थी, 79 ऑलमोस्ट 80% जो इंडियंस हैं वो हिंदुज़म से बिलोंग करते हैं, और 14% जो है वो इस्लाम से बिलोंग करते हैं, मतलब मुस्लिम्स हैं। एंड 2.4% जो है वो क्रिश्चियंस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉलोड रिलीजन इंडिया में अगर है वो हिंदुज़म है, उसके बाद सेकंड नंबर पे इस्लाम आता है। लेकिन ये हमारे पास ये जो डेटा है ये 2011 की सेंसस का है, क्योंकि आपको पता है कि 2011 के बाद कोई सेंसस नहीं हुई इंडिया में। 10-10 साल के बाद सेंसस होती है, लेकिन 2021 में होनी थी, वो कोविड
19 के चक्कर में, कोविड-19 के रिलेटेड पोस्टपोन कर दी गई, अभी हुई नहीं है। तो हमारे पास जो भी डेटा है जो हम स्टडी कर रहे हैं वो 2011 की सेंसस का है। उसके बाद कल्चरल डाइवर्सिटी भी इंडिया में बहुत है, बहुत ही कल्चरल वेरिएशंस हमें मिलती हैं इंडिया में। डिफरेंट टाइप्स के फेस्टिवल्स हैं, ड्रेसिंग सेंस बहुत डिफरेंट है, आर्किटेक्चर डिफरेंट है, आर्ट डिफरेंट है, एथनिक अटायर्स मतलब ड्रेसेस डिफरेंट डिफरेंट हैं, फोक डांसेस डिफरेंट मिलेंगे हमें यहाँ पे, फोक सॉन्ग्स डिफरेंट मिलेंगे हमें यहाँ पे। अगर हम आर्किटेक्चर की ही बात करें तो हमें पता है कि जैसे साउथ इंडिया में जो है वो द्रविडियन आर्किटेक्चर है, और नॉर्थ इंडिया में जो है वो नगाड़ा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर फेमस हुआ था ड्यूरिंग मेडिवल एंड एंशियंट टाइम्स, है ना। अगर हम एथनिक अटायर्स की बात करें, मतलब हमारे ड्रेसेस की बात करें, ट्रेडिशनल ड्रेसेस की, तो यहाँ पे लोग साड़ी भी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं, शेरवानी पहनते हैं, टर्बन पहनते हैं, पगड़ी जिसे बोलते हैं हम, या फिर लुंगी भी पहनते हैं कुछ लोग। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एथनिक वेरिएशंस भी मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ ड्रेसेस। फोक डांसेस बहुत डिफरेंट डिफरेंट हमें मिलेंगे, जैसे घूमर डांस जो है वो राजस्थान का काफ़ी पॉपुलर डांस है। फिर भारतनाट्यम है, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी डांस किया जाता है। कुचिपुड़ी है, रोफ डांस है जो कि जे.एंड.के का एक ट्रेडिशनल डांस है। भंगड़ा जो कि एक पंजाब का कल्चरल डांस है, मतलब ट्रेडिशनल डांस है। तो कल्चरल वैरायटी में इंडिया में हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। तो ये बात तो हुई कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में, तो इस डाइवर्सिटी के बावजूद हम यूनाइटेड कैसे हैं? हाउ डू वी स्टे यूनाइटेड एज अ कंट्री डिस्पाइट दिस ग्रोइंग डाइवर्सिटी ऑफ दिस, डिस्पाइट दिस वाइड स्केल ऑफ डाइवर्सिटी? तो ये जो सबसे पहले यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ये जो फ्रेज़ है, ये किसने बात की थी? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि यार इंडिया जो है वो बहुत डाइवर्स कंट्री है, लेकिन फिर भी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है यहाँ पे। इस डाइवर्सिटी में ही हमारी यूनिटी है ना। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब वेरिएशन, और यूनिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन, मतलब एकता, वननेस, है ना। तो इंडिया में डाइवर्सिटी तो है, लेकिन फिर भी एक वननेस हमें मिलती है, एकता मिलती है। और ये एकता किन वजहों से है, किन क्या रीजंस हैं जो हमें यूनाइट करते हैं? ये जियोपॉलिटिकल यूनिटी भी है यहाँ पे। आपको जैसे पता है कि यार हमें यहाँ पे एक इलेक्शंस होते हैं, जो कि आपके लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, है ना। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्कैटर्ड नहीं है, मतलब स्टेट्स का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बट एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, जैसे पहले प्रिंसली स्टेट्स होती थी, अब प्रिंसली स्टेट्स नहीं है, तो जियोपॉलिटिकल यूनिटी भी है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेंटर है विद फेडरल स्टेट्स, है ना। ट्रेडिशन जो हमारा है, ट्रेडिशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वी कैन से दैट इंडिया इज़ एन अमेलगम ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। इंडिया को हम फुली ट्रेडिशनल स्टेट भी नहीं कह सकते और फुली एक मॉडर्न स्टेट भी नहीं कह सकते, बट इट्स एन अमेलगम ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, मतलब एक मिक्सचर है ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी का। कंसेप्ट ऑफ पिलग्रिमेज आ गया। पिलग्रिमेज क्या होता है? जो यात्रा वगैरह का कंसेप्ट है। आप देखते हो कि हमारा जो हिंदुज़म है उसमें यात्रा का कंसेप्ट है, जैसे चार धाम यात्रा वगैरह है, या आपका जो मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है, तो वहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ जो इंडिया के हैं वहाँ से लोग जाते हैं, एक ही प्लेस पे जाते हैं पिलग्रिमेज के लिए, तो वो भी एक सोर्स ऑफ यूनिटी बन जाता है, यूनाइट करता है ना। और यहाँ पे क्या है? इंटरडिपेंडेंस का कंसेप्ट है, मतलब हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो या डिफरेंट डिफरेंट इनकम सोर्सेज की बात हो, हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। हम डिफरेंट टाइप्स से हम डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे। अलग अलग स्टेट्स, एक स्टेट दूसरे स्टेट पे डिपेंडेंट है। जैसे अभी एक रिवर लिंकिंग का जो इंटर रिवर लिंकिंग का कंसेप्ट आया है ना, कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो रिवर्स है वो लिंक किए जाएंगे पानी के लिए, तो वो भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ इंटरडिपेंडेंस है। एंड एकोमोडेशन का कंसेप्ट, एकोमोडेशन का कंसेप्ट मतलब हमारा ना एक कंट्री जो है टॉलरेंस बेस्ड, टॉलरेंस पे बेस्ड है, मतलब एक सेकुलर कंट्री है। डिफरेंट रिलीजन्स के लिए टॉलरेंस है हमें यहाँ पे। यहाँ मतलब हम हर किसी को एकोमोडेट कर लेते हैं, एक नफ़रत नहीं है।